तो दोस्तों वैसे तो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में एक से बढ़कर एक 10 से 11 मूवी देखने को मिल चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2001 की द फास्ट एंड फ्यूरियस इस मूवी के बारे में, जो कि हमें 2001 में देखने को मिली थी। इस मूवी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे, इसके फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, स्टोरी के बारे में, और कितने पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं और कौन कौन सी अपकमिंग मूवी हमें देखने को मिलने वाली है इस फ्रेंचाइजी में। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की एक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब कोहेन ने किया है और इसकी पटकथा गैरी स्कॉट थॉम्पसन, एरिक बर्गक्विस्ट और डेविड आयर ने लिखी है। यह फिल्म वाइब पत्रिका के केन ली के लेख रेसर एक्स पर आधारित है। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की पहली किस्त में विन डीजल, पॉल वॉकर, मिशेल रोड्रिग्ज, जॉर्डना ब्रूस्टर, रिक यून, चैड लिंडबर्ग, जॉनी स्ट्रॉन्ग और टेड लेविन ने अभिनय किया है। फिल्म में अंडरकवर पुलिस अधिकारी ब्रायन ओकॉनर, वॉकर, अपहरण की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए एक स्ट्रीट रेसिंग क्रू में घुसपैठ करता है और खुद को समूह के नेता डोमिनिक टोरेटो, डीजल, के साथ एक जटिल दोस्ती विकसित करते हुए पाता है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस का विकास 1998 के अंत में शुरू हुआ। इसकी अवधारणा ली के वाइब लेक से प्रेरित थी, जो अवैध स्ट्रीट रेसिंग के बारे में थी। थॉम्पसन और बर्गक्विस्ट ने उस वर्ष मूल पटकथा लिखी, जिसके तुरंत बाद आयर को काम पर रखा गया। 4 ओकॉनर और टोरेटो की भूमिकाओं के लिए विभिन्न अभिनेताओं पर विचार किया गया, जिसमें वॉकर को 1998 में और फिर डीजल को 1999 की शुरुआत में कास्ट किया गया। इस जोड़ी ने फिल्म की तैयारी के लिए वास्तविक स्ट्रीट रेस में भाग लिया। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2000 में शुरू हुई और अक्टूबर में समाप्त हुई, जिसमें मुख्य रूप से लॉस एंजिल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। स्कोर बनाने के लिए रिकॉर्ड निर्माता बीटी को काम पर रखा गया था। द फास्ट एंड द फ्यूरियस का प्रीमियर लॉस एंजिल्स के मान विलेज थिएटर में 18 जून 2001 को हुआ था और इसे 22 जून को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें एक्शन दृश्यों और अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी कहानी की आलोचना की गई। इस फिल्म को डीजल और वॉकर की सफल भूमिकाएं माना जाता है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस ने दुनिया भर में $207 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म की सफलता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया और इसके बाद 2003 में इसका सीक्वल दो फास्ट दो फ्यूरियस बनाया गया। कथानक: 3 बेहद मॉडिफाइड होंडा सिविक चला रहे एक डकैती दल ने इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जा रहे एक सेमी ट्रक ट्रेलर को हाईजैक कर लिया और टर्मिनल आइलैंड फ्रीवे पर रात में भाग निकले। इस बीच लैप्ड अधिकारी ब्रायन ओकॉनर को जिम्मेदार दल का पता लगाने के लिए लैप्ड एफबीआई संयुक्त टास्क फोर्स के हिस्से के रूप में अंडरकवर भेजा गया है। ब्रायन कुख्यात स्ट्रीट रेसर डोमिनिक डोम टोरेटो की बहन मिया द्वारा प्रबंधित टोरेटो मार्केट और कैफे की जांच करता है। जब डोम का दल आता है, विंस, लियोन, जेसी और डोम की प्रेमिका लेटी, विंस को ब्रायन पर शक होता है और वह उससे झगड़ा करता है। ब्रायन को हैरी के गैराज में उसकी अंडरकवर नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाता है। ब्रायन एक संशोधित 1995 मित्सुबिशी एक्लिप्स आरएस को कार मीट में लाता है, ताकि डकैती करने वाले दल के बारे में कोई सुराग मिल सके। डोम अपनी आरएक्स 7 में आता है और रेस शुरू करता है। बिना किसी विश्वसनीयता के, ब्रायन अपनी कार को दांव पर लगाता है। वह, डोम और 2 अन्य ड्राइवर रेस में भाग लेते हैं। ब्रायन की कार खराब हो जाती है और डोम रेस जीत जाता है, लेकिन लैप्ड अधिकारी आ जाते हैं, जिससे डोम को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। ब्रायन डोम को बचाता है और उसे भागने में मदद करता है। अनजाने में वह जॉनी ट्रान और उसके चचेरे भाई लांस के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी रेसिंग गिरोह के कब्जे वाले क्षेत्र में चला जाता है। ट्रान और लांस एक्लिप्स को नष्ट कर देते हैं और दोनों को पैदल ही डोम के घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डोम दोहराता है,
कि ब्रायन पर अभी भी उसे 10 सेकंड की कार देनी है। ब्रायन डोम के गैराज में एक जीर्णशीर्ण MK4 टोयोटा सुप्रा पहुंचाता है और क्रू इसे बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करता है। उसी समय ब्रायन मिया को डेट करना शुरू कर देता है और ट्रान के वित्त की जांच करता है। हेक्टर के एक गैरेज की जांच करते समय ब्रायन को डोम और विंस द्वारा खोजा जाता है। वह बाद में विश्वास दिलाता है कि वह रेस वॉर्स की तैयारी में ट्रान के गिरोह के वाहनों की जांच कर रहा है। इस प्रक्रिया में तीनों को बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, जिसके बारे में ब्रायन अपने वरिष्ठों, लैफ्ट सार्जेंट टार्नर और FBI के विशेष एजेंट बिल्किंस को रिपोर्ट करता है। ट्रान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पाया जाता है कि उसने सामान कानूनी रूप से हासिल किया था। क्रोधित बिल्किंस ने टार्नर और ब्रायन को डांटा। फिर टार्नर ने ब्रायन को सूचित किया कि ट्रक ड्राइवरों ने अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए खुद को हथियारबंद करना शुरू कर दिया है और उसे सूचित किया कि उनके पास उन्हें खोजने के लिए 36 घंटे हैं, जिन्हें डोम हमेशा से ही अपना मानता था। ब्रायन और डॉम रेस वॉर्स में जाते हैं, जहां जेसी दाव लगाता है और अपने पिता की MK3 वोक्सवैगन जेट्टा को ट्रान के खिलाफ ड्रैग रेस में हार जाता है, जो अपनी होंडा S2000 चला रहा होता है। हारने पर जेसी भाग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप डॉम और ट्रान के बीच टकराव होता है। ट्रान डॉम पर एक नर्क होने का आरोप लगाता है और टूटने से पहले दोनों लड़ते हैं। उस शाम ब्रायन डॉम को डकैती को अंजाम देने के लिए अपने दल के साथ निकलते हुए देखता है। ब्रायन परेशान मिया को अपनी पहचान बताता है और उसे उनके खतरे को जानने में मदद करने के लिए मनाता है। डॉम, लेटी, विंस और लियोन ट्रक को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं। चालक विंस पर गोली चलाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इस प्रक्रिया में लेटी सड़क से उतर जाती है। बाद में ब्रायन डोम को गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन बाद में उसे जेसी को ट्रान के गिरोह से होने वाले खतरे से बचाने के लिए जाने की मांग करता है। जेसी मदद की गुहार लगाता हुआ आता है, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार ट्रान और लांस उसे गोली मार देते हैं। ब्रायन डोम को गिरफ्तार करने के अपने फैसले को भूल जाता है और ट्रान और लांस का पीछा करता है। डोम अपने पिता की 1970 चार्जर RT में सवार होकर ट्रान का पीछा करता है और जेसी से बदला लेता है। पीछा करने के दौरान डोम लांस को सड़क से हटा देता है और ब्रायन ट्रान को मार देता है। इसके बाद ब्रायन डोम का पीछा करता है और दोनों एक रेलरोड क्रॉसिंग पर 1/4 मील की दौड़ के लिए सहमत होते हैं। दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है, लेकिन डोम को एक गुजरते ट्रक से टक्कर लग जाती है। उसे गिरफ्तार करने के बजाय पोस्ट क्रेडिट दृश्य में डोमिनिक को 1970 के शेवरले शेवेल एसेस में मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया से गुजरते हुए देखा गया है। रालना 2013 में विन डीजल, बाय 2009 में पॉल वॉकर और 2018 में मिशेल रोड्रिगेज। मुख्य लेख: फास्ट एंड फ्यूरियस के कलाकारों की सूची और फास्ट एंड फ्यूरियस के पात्रों की सूची। डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल, डकैती दल का नेता और एक पेशेवर स्ट्रीट रेसर। उसे उस व्यक्ति पर हिंसक प्रतिशोधी हमले के बाद पेशेवर रेसिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसने गलती से उसके पिता को मार दिया था। पॉल वॉकर, ब्रायन ओकॉनर, एक LAPD पुलिस अधिकारी जिसे अपहरणकर्ताओं के दल में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया है तथा जो मिया का प्रेमी भी है। मिशेल रोड्रिग्ज लेटी ऑर्टिज, डोम के दल का एक सदस्य और उसकी प्रेमिका। जॉर्डना ब्रूस्टर, मिया टोरेटो, डोम की बहन और टोरेटो जनरल स्टोर की मालकिन। ब्रायन की प्रेमिका। रिक यून, जॉनी ट्रान, एक वियतनामी गिरोह का नेता और डोम का प्रतिद्वंद्वी। जेसी के रूप में चैड लिंडबर्ग, डोम के दल का सदस्य। गणित, बीजगणित और कंप्यूटिंग में अत्यधिक बुद्धिमान, लेकिन ध्यान घाटे विकार के कारण उसने स्कूल छोड़ दिया। जॉनी स्ट्रांग, लियोन, डोम के दल का एक सदस्य।
केंद्रीय कलाकारों में टेड लेविन और थॉम बेरी क्रमशः टर्नर और बिल्किंस की भूमिका में है, जो उस टीम के सदस्य है जिसने ब्रायन को अंडरकवर बनाने के लिए जांच का आयोजन किया था, और मैट शुल्ज ने विंस की भूमिका निभाई है, जो डोम के दल का सदस्य और उसका बचपन का दोस्त है। नोएल गुग्लिमी ड्रैग रेस के आयोजक हेक्टर की भूमिका में दिखाई देते हैं। संगीतकार और रैपर जा रूल और कार ट्यूनर आरजे डे वेरा भी एडविन और डैनी की भूमिका में है, जो ड्रैग रेस में साथी ड्राइवर है जो डोम और ब्रायन के खिलाफ रेस करते हैं। विटो रूगिनिस हैरी की भूमिका निभाते हैं, जो एक मुखबिर और द रेसर एज का मालिक है। रेगी ली ने लांस गुयेन की भूमिका निभाई है, जो ट्रान का चचेरा भाई और दाहिना हाथ है। नील एज, मोरित्स और रॉब कोहेन दोनों कैमियो में दिखाई देते। उत्पादन विकास 2000 में अभिनेता पॉल वॉकर ने निर्देशक रॉब कोहेन के साथ द स्कल्स पर काम किया था। कोहेन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक अनाम एक्शन फिल्म के लिए निर्माता नील एच. मोरिच के साथ एक सौदा किया और वॉकर से संपर्क किया और उन्हें अपनी ड्रीम एक्शन फिल्म का सुझाव देने के लिए कहा। वॉकर ने डेज ऑफ थंडर 1990 और डॉनी ब्रास्को 1997 फिल्मों का मैशअप सुझाया। 5 इसके तुरंत बाद कोहेन और मोरिच ने उन्हें मई 1998 में प्रकाशित केनली द्वारा वाइब पत्रिका का लेख रेसर एक्स लाया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर में चल रही भूमिगत सड़क दौड़ का विवरण था। 6 और वॉकर को एक अंडरकवर पुलिस वाले के रूप में भूमिगत सड़क दौड़ की दुनिया में घुसपैठ करने का काम सौंपने के लिए एक कहानी का सुझाव दिया। आयर ने इसे न्यूयॉर्क में स्थापित ज्यादातर सफेद और उपनगरीय कहानी से बदलकर लॉस एंजल्स में स्थापित एक विविध कहानी में बदल दिया। 7 भूमिका की पेशकश किए जाने पर वॉकर ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। 5 एमिनेम को भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म 8 माइल 2002 में काम करने के लिए इसे ठुकरा दिया और मार्क वाहलबर्ग और क्रिश्चियन बेल पर भी विचार किया गया। 8 मूल रूप से स्टूडियो ने निर्माताओं से कहा कि वे फिल्म को हरी झंडी दिखा देंगे यदि वे टिमोथी ओलेयो को डोमिनिक टोरेटो की भूमिका निभाने के लिए ला सकें। हालांकि ओलेयो, जिन्होंने पिछले साल की कारथीम वाली फिल्म गॉन इन 60 सेकंड्स में अभिनय किया था, ने भूमिका को अस्वीकार कर दिया। ओलेयो ने कहा कि उन्होंने भूमिका को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म बेवकूफ़ी भरी होगी। 9 मोरिच ने इसके बजाय विन डीजल का सुझाव दिया, जिन्हें भूमिका लेने के लिए राजी करना पड़ा, भले ही उन्होंने उस बिंदु तक केवल सहायक भूमिकाएं ही निभाई थीं। 10 मिया टोरेटो की भूमिका मूल रूप से एलिजा दुश्कू के लिए लिखी गई थी, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और सारा मिशेल गेलर, जेसिका बील, कर्स्टन डंस्ट और नताली पोर्टमैन ने जॉर्डना ब्रूस्टर को कास्ट करने से पहले ऑडिशन दिया। 8 मोरिच को रेसर एक्स लेख के बाद रेड लाइन, रेस वॉर्स और स्ट्रीट वॉर्स शीर्षकों के बीच चयन करने में कठिनाई हुई, लेकिन अंततः अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स पर एक वृत्तचित्र से प्रेरित हुआ, जिसमें 1954 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस शामिल थी। शीर्षक का उपयोग करने के लाइसेंस के बदले में मोरिच को इसके निर्देशक रोजर कॉर्मन को कुछ स्टॉक फुटेज का उपयोग करने के लिए बेच दिया गया था। फिल्म को लॉस एंजल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में जुलाई से अक्टूबर 2000 तक विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। प्रमुख स्थानों में डोजर स्टेडियम, शुरुआती दृश्य जहां ब्रायन पार्किंग में अपने ग्रहण का परीक्षण करता है, एंजेलिनो हाइट्स, सिल्वर लेक और इको पार्क, टोरेटो घर के आसपास के पड़ोस, साथ ही लिटिल साइगॉन, जहां ट्रान ग्रहण को नष्ट करता है, और सैन बर्नार्डिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेस वॉर्स का स्थल, जिसने 1500 से अधिक आयातकार मालिकों और उत्साही लोगों को आकर्षित किया, शामिल है। पूरे अंतिम रिग हीस्ट दृश्य को डायमंड वैली झील के पास सैन जैसिंटो घाटी में सैन जैसिंटो बटा हेमेट के दक्षिणी किनारे पर डोमेनिगोनी पार्कवे के साथ फिल्माया गया था। 6 फिल्मांकन से पहले जॉर्डना ब्रूस्टर और मिशेल रोड्रिग्ज दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे, इसलिए उन्होंने उत्पादन के दौरान ड्राइविंग सबक लिया। 14 12
ब्रायन और डोम के बीच चरमोत्कर्ष दौर के दृश्य के लिए रेलमार्ग पार करने वाली दोनों कारों और सड़क पार करने वाली ट्रेन के अलग-अलग शॉट्स फिल्माए गए। फिर ट्रेन के कारों से बाल-बाल बचने का भ्रम देने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया। डोम की कार को सेमी ट्रक से टकराने और हवा में उड़ने के लिए रैंप के रूप में एक लंबी स्टील की छड़ का इस्तेमाल किया गया था। उद्धरण वांछित फिल्मांकन के दौरान ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह 78 कारें बर्बाद हो गई, जिनमें से 3 कारों को अकेले फिल्म के ट्रेलर में नष्ट होते दिखाया गया था। 15 संगीत मुख्य लेख द फास्ट एंड द फ्यूरियस साउंड ट्रैक और अधिक फास्ट एंड फ्यूरियस। फिल्म का स्कोर संगीत निर्माता बीटी द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिका को हिप हॉप और औद्योगिक प्रभावों के साथ मिलाया गया था। फिल्म के लिए 2 साउंड ट्रैक जारी किए गए थे। पहले वाले में ज्यादातर हिप हॉप और रैप संगीत है। दूसरे, जिसका शीर्षक मोर फास्ट एंड फ्यूरियस है, में वैकल्पिक मेटल, पोस्ट ग्रंज और न्यू मेटल गाने हैं। साथ ही बीटी के स्कोर से चुनिंदा ट्रैक भी है। मुक्त करना द फास्ट एंड द फ्यूरियस का प्रीमियर 18 जून 2001 को लॉस एंजल्स के मान विलेज थिएटर में हुआ था। 16 इसके बाद इसे 22 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। होम मीडिया फास्ट एंड द फ्यूरियस 2 जनवरी 2002 को डीवीडी और वीएचएस पर रिलीज किया गया था। 17 डीवीडी रिलीज ने रिलीज के पहले दिन 2.1 मिलियन प्रतियां बेचीं, जिससे यह पर्ल हार्बर के बाद किसी भी फिल्म की दूसरी सबसे अधिक एकल दिवसीय डीवीडी बिक्री बन गई। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में वीडियो स्टोर रेंटल राजस्व में $18.65 मिलियन भी कमाए, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। बाद में इसे हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन ने पीछे छोड़ दिया। 18 अप्रैल 2002 तक 5.5 मिलियन से अधिक होम वीडियो इकाइयां बेची गईं। 19 एक दूसरी डीवीडी रिलीज, जिसे ट्रिक्ड आउट संस्करण कहा जाता है, 3 जून 2003 को जारी की गई थी और इसमें 2 फास्ट 2 फ्यूरियस के लिए टर्बोचार्ज्ड प्रील्यूड शामिल है। मोर देन फ्यूरियस नामक एक वैकल्पिक अंत फिल्माया गया था, जिसमें टैनर ब्रायन को टोरेटो हाउस में छोड़ देता है, जहां उसकी मुलाकात मिया से होती है, जो सामान पैक करके कहीं और जाने का इरादा रखती है। ब्रायन ने खुलासा किया कि उसने लैप्ट से इस्तीफा दे दिया है, जिसने उसे चुपचाप जाने दिया और वह उसके साथ एक और मौका चाहता है। जब मिया उसे बताती है कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है, तो ब्रायन उसे बताता है कि उसके पास समय है। यह अंत संग्रह बंडल डीवीडी संस्करण में जारी किया गया था। बिक्री रेसिंग चैंपियंस ने 1/18 से 1/64 तक विभिन्न पैमानों में फिल्म की कारों की डाइकास्ट धातु प्रतिकृतियां जारी कीं। 21 रेडियोशेक ने 2002 में कारों के जिपजैप्स माइक्रो आरसी संस्करण बेचे। 22 हीरो कारों के 1/24 पैमाने के प्लास्टिक मॉडल किट एएमटी एयरटेल द्वारा निर्मित किए गए थे। 23 विवेंडी यूनिवर्सल द्वारा प्लेस्टेशन 2 और एक्सबॉक्स के लिए 2003 में एक वीडियो गेम जारी करने की योजना बनाई गई थी। 24 2004 में 2 अन्य वीडियो गेम जारी किए गए, एक मोबाइल गेम और एक आर्केड गेम, दोनों का शीर्षक द फास्ट एंड द फ्यूरियस था। 26 आर्केड गेम को 2007 में क्रूजेन के रूप में वी में पोर्ट किया गया था। 28 स्वागत बॉक्स ऑफिस द फास्ट एंड द फ्यूरियस 22 जून 2001 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर डोलिटिल 2, लारा क्रॉफ्ट, टॉम्ब रेडर और अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर से आगे रही और इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 40,890,015 की कमाई की। 28 यह फिल्म 2001 की लगातार 4 यूनिवर्सल फिल्मों में से एक बन गई जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $40 मिलियन की कमाई की। अन्य फिल्मों में जुरासिक पार्क 3, अमेरिकन पाई 2 और द ममी रिटर्न्स शामिल है। 29 इसकी सबसे बड़ी रिलीज 2,889 थिएटर थी।
अपने प्रदर्शन के दौरान फिल्म ने घरेलू स्तर पर 144, 533, 925 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 62, 750, 000 की कमाई की और इस तरह $38 मिलियन के बजट में दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 207, 283, 925 हो गई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर द फास्ट एंड द फ्यूरियस को 156 समीक्षाओं के आधार पर 54% की स्वीकृति रेटिंग मिली है और औसत रेटिंग 5.40 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, सतह पर चिकना और चमकदार, द फास्ट एंड द फ्यूरियस 1950 के दशक की उन घटिया किशोर शोषण फिल्मों की याद दिलाता है। 30 मेटाक्रिटिक पर 29 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 58 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 31 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। संसार वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने फिल्म को एक कठोर और संतुष्टिदायक सस्ता रोमांच कहा। रॉब कोहेन की हाइकटेन हॉटकार मेलर इन दिनों एक सच्ची दुर्लभता है, एक बहुत अच्छा शोषणकर्ता, ऐसी चीज जो ड्राइव इन पर राज करेगी यदि वे अभी भी मौजूद है। 33 लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने इसे एक एक्शन पिक्चर कहा जो अपने प्रमुख पात्रों और त्रासदी के पूर्वाभासों की जटिलता में आश्चर्यजनक है। 34 डोमिनिक टोरेटो के विन डीजल के चित्रण ने प्रशंसा प्राप्त की। शिकागो रीडर के रीस पेनलटन ने लिखा कि डीजल ने जेन जैसी शांति और मुश्किल से नियंत्रित क्रोध के अपने अस्थिर मिश्रण के साथ फिल्म को आगे बढ़ाया। 35 फ्यूचर फ्रेंचाइजी के निर्देशक लुइस लेट्रियर और स्टार जेसन स्टैथम 2001 में द ट्रांसपोर्टर 2002 के फिल्मांकन से ब्रेक के दौरान पेरिस में फिल्म देखने गए और इसकी प्रशंसा की। संशलियो अन्य समीक्षाएं अधिक मिश्रित थीं। USA टुडे की सुसान व्लोसजिना ने फिल्म को 4 में से 2। ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को C दिया, यह कहते हुए कि यह रोमांचक होने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन फिल्म अपने शीर्षक तक शायद ही पहुंच पाती है। 38 द वॉशिंगटन पोस्ट की रीटा केम्पली ने फिल्म की तीखी समीक्षा की, इसे बिना किसी कारण के विद्रोही, गैस के धुएं के साथ यंग एंड द रेस्टलेस, स्किड मार्क्स के साथ द क्विक एंड द डेड कहा। 39 CNN के पॉल क्लिंटन ने लिखा कि कोहेन ने एक उच्चटेन रबर बर्निंग फालतू गांजा बनाया, लेकिन उन्होंने फिल्म की आलोचना ऐसी कथानक छेदों के लिए की जिनसे आप कहावत के अनुसार ट्रक चला सकते हैं, और एक मूर्खतापूर्ण अंत के लिए की। 40 पुरस्कार। इस अनुभाग में कोई स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। स्रोतहीन सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। जुलाई 2021 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। पुरस्कार वर्ग नामांकित परिणाम। AFI पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ छायाकार एरिक्सन कोर मनोनीत। अल्मा पुरस्कार मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक में उत्कृष्ट गीत द फास्ट एंड द फ्यूरियस के गीत पुट इट ऑन मी के लिए मनोनीत। ASCAP पुरस्कार मोशन पिक्चर्स के सर्वाधिक प्रस्तुत गीत जे रूल गीत पुट इट ऑन मी के लिए जीत गया। ब्लैक रील नाट्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विन डीजल मनोनीत। BMI फिल्म संगीत पुरस्कार BT जीत गया। गोल्डन ट्रेलर सर्वश्रेष्ठ एक्शन फास्ट और फ्यूरियस मनोनीत। हॉलीवुड ब्रेकथ्रू पुरस्कार पुरुषों का अभूतपूर्व प्रदर्शन पॉल वॉकर जीत गया। गोल्डन रील अवार्ड मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन प्रभाव और फॉली घरेलू फीचर फिल्म ब्रूस टैम्बलर पर्यवेक्षी ध्वनि संपादक। जे नीरेनबर्ग पर्यवेक्षी ध्वनि संपादक। माइकल ड्रेसल पर्यवेक्षी फोले संपादक। स्टीव मान ध्वनि संपादक। किम सेक्रेस्ट ध्वनि संपादक। स्टीव नेल्सन ध्वनि संपादक। हॉवर्ड नीमन ध्वनि संपादक। ग्लेन होस्किंसन ध्वनि संपादक। टिम वाल्स्टन ध्वनि प्रभाव डिजाइनर। चार्ल्स डीनन
ध्वनि प्रभाव डिजाइनर स्कॉट कर्टिस, फोले संपादक डैन येल, फोले संपादक मनोनीत। गोल्डन रील अवार्ड, मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, संवाद और एडीआर, घरेलू फीचर फिल्म ब्रूस टैम्बलर, पर्यवेक्षी ध्वनि संपादक जे नीरेनबर्ग, पर्यवेक्षी ध्वनि संपादक बेकी सुलिवान, पर्यवेक्षी संवाद संपादक, पर्यवेक्षी एडीआर संपादक मिल्ड्रेड इट्रो, संवाद संपादक डोनाल्ड एल वार्नर जूनियर, संवाद संपादक रॉबर्ट ट्रॉय, संवाद संपादक पॉल कर्टिस, संवाद संपादक विलियम डॉटसन, संवाद संपादक कैथी स्पीकमैन, संवाद संपादक निकोलस विंसेंट कोर्डा, एडीआर संपादक ली लेमोंट, एडीआर संपादक मनोनीत। एमटीवी मूवी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन टीम विन डीजल, पॉल वॉकर जीत गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फास्ट और फ्यूरियस मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन विन डीजल मनोनीत। पुरुषों का अभूतपूर्व प्रदर्शन पॉल वॉकर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ एक्शन सीक्वेंस फास्ट और फ्यूरियस मनोनीत। स्टिंकर्स अवार्ड सबसे ज्यादा दखल देने वाला संगीत स्कोर जीत गया। वृषभ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ड्राइविंग मैट जॉनस्टन, माइक जस्टस, डेबी इवांस, टिम ट्रेला, क्रिस्टोफर जे टक, केविन स्कॉट, सेमी ड्राइवर जीत गया। वाहन के साथ सबसे अच्छा काम क्रिस्टोफर जे टक, माइक जस्टस जीत गया। स्टंट महिला द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टंट डेबी इवांस जीत गया। स्टंटमैन द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टंट क्रिस्टोफर जे टक, टिम ट्रेला जीत गया। सर्वश्रेष्ठ स्टंट समन्वयक और या द्वितीय यूनिट निर्देशक फीचर फिल्म माइक रॉजर्स जीत गया। वाहन के साथ सबसे अच्छा काम जिमी एन रॉबर्ट्स मनोनीत। सबसे कठिन हिट माइक जस्टस मनोनीत। टीन च्वाइस अवार्ड्स पसंदीदा फिल्म स्लीजबैग रिक यून मनोनीत। पसंदीदा फिल्म हिसी फिट विन डीजल मनोनीत। पसंदीदा फिल्म लड़ाई का दृश्य पॉल वॉकर बनाम रिक यून मनोनीत। पसंदीदा ग्रीष्मकालीन फिल्म फास्ट और फ्यूरियस। रॉबर्ट एलन कोहेन, जन्म 12 मार्च 1949, एक अमेरिकी निर्देशक और फिल्म और टेलीविजन के निर्माता है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए कोहेन ने कई हाई प्रोफाइल फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण और विकास किया, जिसमें द विज, द विचेस ऑफ ईस्टविक और लाइट ऑफ डे शामिल है, जब तक कि उन्होंने 1990 के दशक में पूर्णकालिक निर्देशन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने एक्शन फिल्मों द फास्ट एंड द फ्यूरियस और ट्रिपल एक्स का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। रॉबर्ट एलन कोहेन का जन्म न्यूयॉर्क में इरविन और बीट्राइस फ्रांच कोहेन के बेटे के रूप में हुआ था। 1967 में उन्होंने न्यूयॉर्क में न्यूबर्ग फ्री एकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 जहां वे पंचिनेलो ड्रामा क्लब के अध्यक्ष, जेवी गोल्फ टीम के सदस्य, कोलोनेड साहित्यिक पत्रिका के संपादक और नेशनल ऑनर सोसाइटी के सदस्य थे। 3 उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया और 1971 की कक्षा में मैग्ना कम लाउड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 साल बाद एमहर्स्ट कॉलेज से स्थानांतरित होने के बाद 4 नृविज्ञान और दृश्य अध्ययन के बीच एक क्रॉस प्रमुख में ध्यान केंद्रित किया। फिल्म निर्माण में उनका पहला प्रयास 1970 में हार्वर्ड के प्रवेश कार्यालय के लिए एक कमीशन भर्ती फिल्म थी। स्नातक होने के बाद कोहेन तुरंत मार्टिन जुरो के लिए पटकथा लेखक के रूप में काम करने लॉस एंजिल्स चले गए, लेकिन जब निर्माता राज्य से बाहर चले गए तो उन्होंने खुद को बेरोजगार पाया। वेस्ट हॉलीवुड के हार्वे एनिमल हॉस्पिटल में 6 महीने तक केनेल बॉय के रूप में काम करने के बाद कोहेन को तत्कालीन एजेंट माइक मेडावॉय के लिए रीडर की नौकरी मिल गई। इंटरनेशनल फेमस एजेंसी, अब आईसीएम का हिस्सा में अपने कार्यकाल के 6 सप्ताह बाद उन्होंने उपेक्षित पटकथाओं के ढेर में एक अनसुनी पटकथा खोजकर खुद को प्रतिष्ठित किया। इसकी गुणवत्ता, व्यावसायिकता और विशिष्टता को पहचानते हुए
कोहेन ने अपने कवरेज में लिखा कि यह महान अमेरिकी पटकथा है और यह एक पुरस्कार विजेता, प्रमुख कलाकार, प्रमुख निर्देशक वाली फिल्म बनेगी। उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर लगातार इस टुकड़े का समर्थन किया, क्योंकि मेडावॉय ने कहा कि वह उस सिफारिश पर इसे बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वह नहीं कर सके तो कोहेन को निकाल देंगे। कोहेन ने अभी भी अपने कार्यालय की दीवार पर कवरेज को फ्रेम करके रखा है, क्योंकि इसने उन्हें हॉलीवुड में अपनी पहली पहचान दी, वह बच्चा जिसने द स्टिंग पाया। फिल्मी करियर। उत्पादन। फिल्म और टेलीविजन में 40 से ज्यादा सालों के करियर के साथ कोहेन ने खुद को एक प्रतिष्ठित पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 1973 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन ने कोहेन को करंट प्रोग्रामिंग के प्रमुख के रूप में काम पर रखा और अन्य शो के साथ साथ महाकाव्य हिट एमएसएच के पहले वर्ष में मदद की। फॉक्स को लॉन्ग फॉर्म में धकेलने के लिए उत्सुक, कोहेन ने एबीसी के प्रमुख को कॉल किया और खुद को फॉक्स में टेलीविजन फिल्मों के प्रमुख के रूप में पेश किया। बैरी डिलर ने उन्हें एक मीटिंग दी, जहां उन्होंने 2 टीवी फिल्में मौके पर ही बेच दीं। ऐसी संपत्तियां उन्हें फॉक्स की अप्रकाशित संपत्तियों की विशाल पुस्तकों में मिली थीं। एक हफ्ते बाद उन्होंने फिलिप बैरी के तहत सीबीएस में यह कारनामा दोहराया। फॉक्स के अध्यक्ष विलियम एडविन सेल्फ डिलर ने कोहेन की सिफारिश अपने मित्र इम्प्रेसारियो, गीतकार, निर्माता और रिकॉर्ड लेबल संस्थापक बेरी गोर्डी से की, जो अपनी कंपनी मोटाउन को फिल्म व्यवसाय में लाना चाह रहे थे। वह और गोर्डी एक दूसरे से जुड़े और उन्हें मोटाउन के मोशन पिक्चर डिवीजन का कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख नियुक्त किया गया। कोहेन काम पर लग गए और अफ्रीकी अमेरिकी सुपर मॉडल्स की बढ़ती घटना के बारे में अपने विचार से पहली मोटाउन फिल्म विकसित की। उन्हें लगा कि यह मोटाउन स्टार डायना रॉस के लिए एकदम सही है। उन्होंने पैकेज को पैरामाउंट को बेच दिया और 1974 में कैमरो ने शिकागो और रोम में महोगनी पर काम किया। उसी समय उन्होंने बिल ब्रेशलर के उपन्यास द बिंगो लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑलस्टार्स एंड मोटर किंग्स 1976 पर आधारित एक अनूठी फिल्म विकसित की, जिसमें बिली डी विलियम्स, जेम्स अर्ल जोन्स और रिचर्ड प्रायर ने अभिनय किया था। निर्देशन के लिए उन्होंने एक अज्ञात टीवी निर्देशक जॉन बैडहम को अपनी पहली फीचर फिल्म बनाने के लिए काम पर रखा, जो 1930 के दशक के नीग्रो नेशनल लीग 1920 से 1931 में सेट एक महत्वपूर्ण हिट थी। 1978 में मोटाउन छोड़कर कोहेन ने मियामी वाइस, लाइट ऑफ डे, नो द विचेस ऑफ ईस्टविक, आयरनवीड और द विच सहित फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण और निर्देशन किया। 8 अक्टूबर 1986 को रॉब कोहेन को कीथ बैरिश प्रोडक्शंस का उपाध्यक्ष चुना गया, जिसने ट्राइस्टार पिक्चर्स के साथ एक समझौते में फीचर फिल्मों का निर्माण किया और इससे पहले फिल्म स्टूडियो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। रास्ते पर लाने वाला। 1990 के बाद से कोहेन पूर्णकालिक निर्देशन में लग गए। 1990 के दशक की शुरुआत में बनी ड्रैगन, द ब्रूस ली स्टोरी, ड्रैगन हार्ट, डेलाइट और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता फिल्म द रैट पैक जैसी फिल्मों से उन्हें काफी सफलता मिली। 52 साल की उम्र में कोहेन एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। उन्होंने 2001 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस का निर्देशन किया था। यह फिल्म हिट रही, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में $40 मिलियन की कमाई की। 11, जिसमें अपेक्षाकृत अज्ञात पॉल वॉकर और विन डीजल ने अभिनय किया था। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की सफलता के बाद कोहेन ने अगले वर्ष पुनः डीजल के साथ मिलकर XXX का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म स्टील्थ 2005 का निर्देशन किया, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2008 में उन्होंने द ममी की तीसरी किस्त, द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर का निर्देशन किया, जिसने दुनिया भर में $403 मिलियन की कमाई की। 13, और उन्होंने 2015 में जेनिफर लोपेज अभिनीत ब्लमहाउस प्रोडक्शंस की द बॉय नेक्स्ट डोर का निर्देशन किया। कोहेन ओरिजिनल फिल्म में विज्ञापनों के निदेशक भी है। उन्होंने डिज्नी के स्टार वार्स,
वेरिजोन, फोर्ड, जीएम, मर्सिडीज, शेवरले, साब और बर्गर किंग जैसे उत्पादों के लिए 150 से अधिक टेलीविजन विज्ञापन बनाए हैं। यौन शोषण के आरोप। यह भी देखे वेनस्टीन प्रभाव। 21 फरवरी 2019 को कोहेन की बेटी वाल्किरी वेदर ने कोहेन पर एक बच्चे के रूप में उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, साथ ही एक अन्य महिला का भी यौन उत्पीड़न किया। 14 वेदर ने आगे दावा किया कि कोहेन उसे 12 साल की उम्र में थाईलैंड और चेक गणराज्य में यौनकर्मियों से मिलने ले गए थे, कथित तौर पर उसे सीधा करने के प्रयास में। हालांकि कोहेन ने बाद के बयान में इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। कोहेन की पूर्व पत्नी और वेदर की मां डायना मिडजनर ने पुष्टि की कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में वेदर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कम से कम एक घटना देखी थी। 15 यौन उत्पीड़न का एक और आरोप 28 सितंबर 2019 को हफपोस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। कोहेन के वकील ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। 24 जनवरी 2021 को अभिनेत्री एशिया अर्जेंटो ने आरोप लगाया कि कोहेन ने उन्हें गामा हाइड्रोक्सीब्यूटिरेट के साथ नशीला पदार्थ दिया और ट्रिपल-एक्स के फिल्मांकन के दौरान उनके साथ बलात्कार किया। कोहेन के एक प्रतिनिधि ने अर्जेंटो के हमले के आरोप को बिल्कुल झूठा बताते हुए नकार दिया। 17 फिल्मोग्राफी। गैरी स्कॉट थॉम्पसन, जन्म 7 अक्टूबर 1959, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, टेलीविजन निर्माता और निर्देशक है। स्कॉट को विन डीजल और पॉल वॉकर अभिनीत द फास्ट एंड द फ्यूरियस, सीक्वल 2 फास्ट 2 फ्यूरियस, केविन बेकन और एलिजाबेथ शू के साथ हॉलो मैन, स्प्लिट सेकंड, 88 मिनट्स, अल पचिनो अभिनीत और के 911 और के 9 पीआई में उनके काम के लिए जाना जाता है। एनबीसी की हिट सीरीज लास वेगास के निर्माता, शोरूनर, लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में एक थॉम्पसन ने 4 एपिसोड भी निर्देशित किए और एक मनोचिकित्सा रोगी के रूप में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की। थॉम्पसन ने एनबीसी और TF1 के टैक्सी ब्रुकलिन को लिखा, सहविकसित और कार्यकारी निर्माता बनाया। जीवन और कैरियर। कैलिफोर्निया के उकिया में जन्मे, लेकिन अमेरिकी समोआ में अपने बचपन का अधिकांश समय बिताने वाले दो थॉम्पसन ने पहली बार एक अभिनेता के रूप में मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश किया, पॉवर्स बूथ जैसे अभिनेताओं से शिल्प का अध्ययन किया। उद्धरण वांछित, अपनी शिक्षा के लिए भुगतान करने और खुद का समर्थन करने के लिए, थॉम्पसन ने एक कबाड़खाने में काम किया, भारी उपकरण संचालित किए, मेल वितरित किए, एक थिएटर कंपनी के लिए सेट बनाए, अंग्रेजी में कॉलेज के छात्रों को पढ़ाया, न्यूयॉर्क शहर में हाई स्कूल में पढ़ाया, एक जिम में काम किया, मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस NYC में एक स्टेज हैंड था, सर्कल रेप थिएटर में एक रीडर और सहायक नाट्यशास्त्र था, और एक हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो और वितरक के लिए कहानी नोट्स और विकास का काम करता था। 3 अंतः लेखन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से ललित कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और नाटककार के रूप में काम करने लगे। थॉम्पसन के थिएटर क्रेडिट में स्मॉल टाउन सिंड्रोम, काउबॉयज डोंट क्राई और प्राइवेट हेल्स शामिल है। थॉम्पसन लॉस एंजिल्स में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। पुरस्कार। लास वेगास के लिए थॉम्पसन को विन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का सम्मान मिला, जो मीडिया में महिलाओं के सकारात्मक और बहुआयामी चित्रण को उजागर करने के लिए समर्पित एक पुरस्कार शो है। 4 इसके अतिरिक्त थॉम्पसन को राष्ट्रीय टेलीविजन पर ACI के साथ एक चित्रित चरित्र के पहले चित्रण के लिए रीढ़ की हड्डी की चोट वकालत संगठन लाइफ रोल्स ऑन से पहला विजनरी पुरस्कार मिला। 5 फिल्मोग्राफी। फिल्में। पतली परत वर्ष लेखक निर्माता निदेशक टिप्पणी। कम उपलब्धि वाले 1987 हा नहीं जैकी कांग। सफेद भूत 1988 हा नहीं BJ डेविस। पल 1992 हा संबंध करना टोनी मेलम और इयान शार्प। के 911 1999 हा नहीं चार्ल्स कांगानिस डायरेक्ट टू वीडियो। खोखले आदमी 2000 कहानी नहीं पॉल वेरहोवेन।
फास्ट और फ्यूरियस 2001 हाँ नहीं रॉब कोहेन के 9 पीआई 2002 हाँ नहीं रिचर्ड लुइस डायरेक्ट टू वीडियो 2 फास्ट 2 फ्यूरियस 2003 कहानी नहीं जॉन सिंगलटन टाइमकॉप 2 बर्लिन निर्णय 2003 हाँ सहनिर्माता स्टीव बोयम डायरेक्ट टू वीडियो खोखला आदमी 2006 कहानी नहीं क्लाउडियो फाह डायरेक्ट टू वीडियो 88 मिनट 2007哈哈 जॉन एवनेट गनर 2024 हा नहीं दिमित्री लोगोथेतिस जाल घर टीबीए हा नहीं माइकल डोज थॉम्पसन को फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों और श्रृंखलाओं में द्वारा निर्मित पात्रों पर आधारित क्रेडिट मिला है जिनमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। टेलीविजन नाम वर्ष निदेशक लेखक निर्माता टिप्पणी क्रोधित बीवर 1999 नहीं हाँ नहीं खंड स्टंप का पारिवारिक पुनर्मिलन लास वेगास 2003 से 2008 हा नील एच मोरिट्ज जन्म 6 जून 1959 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और ओरिजिनल फिल्म के संस्थापक है। उन्होंने 70 से ज्यादा बड़ी मोशन पिक्चर्स का निर्माण किया है जिन्होंने 2021 तक दुनिया भर में कुल $12 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज जंप स्ट्रीट और सोनिक द हेजहोग फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन सीरीज प्रिजन ब्रेक और एमी नॉमिनेटेड द बॉयज के लिए जाना जाता है। उनकी शुरुआती फिल्मों में आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, अर्बन लीजेंड और क्रूएल इंटेंशन शामिल है। जिंदगी नील एच मोरिट्ज का जन्म लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में मिल्टन मोरिट्ज और बारबरा नी लेविन के घर हुआ था। उनके दादा जोसेफ मोरिट्ज पिट्सबर्ग में मूवी थिएटर के मालिक थे और अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स AIP के शुरुआती निवेशक थे। मिल्टन मोरिट्ज का जन्म पिट्सबर्ग में हुआ था और 8 साल की उम्र में रूमेटिक बुखार से बीमार पड़ने के बाद वे कैलिफोर्निया चले गए जब उनके डॉक्टर ने परिवार को बेहतर जलवायु वाले स्थान पर जाने का सुझाव दिया। वे AIP में मार्केटिंग के प्रमुख थे और बाद में कैलिफोर्निया, नेवादा के नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ओनर्स के CEO और अध्यक्ष बने। मोरिट्ज एक यहूदी परिवार से है। 2, 3, 4, 5 मोरिट्ज वेस्टवुड में पलेब्रे और UCLA से स्नातक हुए जहां उन्होंने सेमेस्टर 8C कार्यक्रम में भाग लिया। जब वे वापस आए तो उन्होंने कई बैकपैक दिए जो चीनी छात्रों के बीच लोकप्रिय थे। बैकपैक्स के लिए उनके पास इतने सारे अनुरोध थे कि उन्होंने और उनके एक दोस्त ने ताइवान से पर्स और बैग आयात करने वाली एक कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी को एक निवेशक को बेच दिया और स्कूल लौट आए। 3. उन्होंने 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन में पीटर स्टार्क प्रोड्यूसिंग प्रोग्राम से मास्टर डिग्री हासिल की। वह स्कूल के पूर्व छात्र विकास परिषद के सदस्य है। 2021 तक मोरिट्ज की शादी को 20 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 19 और 16 साल है। आजीविका मोरिट्ज के खाते में 70 से अधिक फिल्में हैं जिनमें टुपैक शकूर अभिनीत जूस, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, अर्बन लीजेंड फ्रेंचाइज की पहली 2 फिल्में, क्रूएल इंटेंशंस, द स्कल्स, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज, नॉट अदर टीन मूवी, XXX फिल्म सीरीज की पहली 2 फिल्में, XXX और XXX, स्टेट ऑफ द यूनियन, स्वॉट, इवान ऑलमाइटी, आई एम लीजेंड, मेड ऑफ ऑनर, स्वीट होम अल्बामा, टोटल रिकॉल और जंप स्ट्रीट फिल्में। 21 जंप स्ट्रीट और 22 जंप स्ट्रीट शामिल है। हाल ही में उनकी फिल्मों में सोनिक द हेजहोग, सोनिक द हेजहोग 2, स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल, ब्लडशॉट, एस्केप रूम, गूजबम्प्स और गूजबम्प्स 2, हॉन्टेड हैलोवीन शामिल है। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द बॉयज, स्वाट, प्रीचर, हैप्पी, प्रिजन ब्रेक और द बिग ब्रेक का भी निर्माण किया है। सितंबर 2017 में मोरिट्ज और ओरिजिनल फिल्म ने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एक फर्स्ट लुक डील साइन की जो 1 जनवरी 2019 को शुरू हुई, जिससे 20 से ज्यादा सालों के बाद वे अपने पुराने घर सोनी पिक्चर्स को छोड़ रहे हैं। हालांकि
वे अभी भी सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के साथ अपने समग्र सौदे को बनाए रखते हैं। अक्टूबर 2018 में मोरिच ने लॉस एंजल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में यूनिवर्सल पिक्चर्स के खिलाफ मौखिक अनुबंध के उल्लंघन और प्रोमिसरी धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया, जब वितरक ने उन्हें हॉब्स एंड शॉ पर मुख्य निर्माता के रूप में हटा दिया। 2 सितंबर 2020 को कैलिफोर्निया कोर्ट ऑफ अपील फॉर द सेकेंड अपीलेट डिस्ट्रिक्ट ने एक प्रकाशित राय दायर की, जिसमें मोरिच के दावों की मध्यस्थता के लिए यूनिवर्सल के प्रस्ताव को ट्रायल कोर्ट द्वारा अस्वीकार करने की पुष्टि की गई। 10 सितंबर 2020 को यह बताया गया कि दोनों पक्ष एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंच गए हैं। 7 मोरिच को 2021 की फिल्म F9 और 2023 की फिल्म फास्ट एक्स के लिए निर्माता क्रेडिट प्राप्त हुआ। फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वे सभी फिल्मों में निर्माता थे। पतली परत। सोनी पिक्चर्स। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 1997 मुझे पता है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। जिम गिलेस्पी कोलंबिया पिक्चर्स के अंतर्गत। 1998 मुझे अभी भी पता है कि तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। फ्रैंक थियोडोर लेविन, जन्म 29 मई 1957, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स 1991 में जेम गम्प और टेलीविजन सीरीज मॉन्क 2002 से 2009 में लेलैंड स्टॉटलमेयर की भूमिका के लिए जाना जाता है। लेविन की अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं नोवहेयर टू रन 1993, हीट 1995, बुलेट 1996, द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001, द मंचूरियन कैंडिडेट 2004, मेमोइर्स ऑफ ए गीशा 2005, अमेरिकन गैंगस्टर 2007, शटर आइलैंड 2010, जुरासिक वर्ल्ड, फॉलन किंगडम 2018 और द रिपोर्ट 2019 में है। प्रारंभिक जीवन। लेविन का जन्म ओहियो के बेलेयर में हुआ था। वे चार्लोट वर्जीनिया, क्लार्क और मिल्टन दिमित्री लेविन के बेटे थे, एक जो दोनों ही डॉक्टर थे और फिजिशियन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सदस्य थे। लेविन के पिता रूसी यहूदी वंश के थे और उनकी माँ वेल्श और मूल अमेरिकी वंश की थीं। वह खुद को हिलबिल्ली यहूदी के रूप में वर्णित करता है। वह ओक पार्क, इलिनॉइस में बड़ा हुआ। 1975 में उन्होंने मार्लबोरो कॉलेज में दाखिला लिया। आजीविका। वह शिकागो थिएटर के क्षेत्र में एक स्थायी व्यक्ति बन गए और रेमेंस थिएटर में शामिल हो गए, जिसकी सहस्थापना गैरी कोल और विलियम पीटरसन ने की थी। अपने मंचीय अनुभव के बाद लेविन ने 1980 के दशक के दौरान अपनी अधिकांश ऊर्जा फिल्म और टेलीविजन में भूमिकाएं खोजने में लगाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में उनकी सबसे प्रमुख भूमिकाओं में से एक एनबीसी नाटक क्राइम स्टोरी 1986 से 88 में माफिया सरगना फ्रैंक होलमैन की भूमिका थी। द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में मुख्य प्रतिपक्षी जेम गम्प के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका के बाद एक ऐसा दौर आया जब उन्हें खलनायक की भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया गया। वह धीरे धीरे अन्य प्रकार की भूमिकाओं में भी आगे बढ़ने में सक्षम हो गए, जैसे हीट में अल पचिनो की पुलिस इकाई के सदस्य और HBO मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून में अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड। जॉर्जिया नाटक में उन्होंने मारे विनिंगहैम के पति की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे सहानुभूतिपूर्ण भूमिकाओं में से एक थी। 2001 में लेविन ने द फास्ट एंड द फ्यूरियस में पॉल वॉकर के पुलिस अधिकारी सार्जेंट टैनर की भूमिका निभाई। जॉय राइड में उन्होंने समाज विरोधी ट्रक चालक रस्टी नेल की आवाज के रूप में एक गैरक्रेडिट भूमिका भी निभाई, जिसमें वॉकर भी शामिल थे। उन्होंने हॉलीवुड हिल्स में हुई भयानक हत्याओं पर आधारित 2003 की फिल्म वंडरलैंड में जासूस सैम निको की भूमिका निभाई। वे वंडरलैंड में एक मानसिक संस्थान में मनोचिकित्सक के रूप में भी दिखाई दिए, जो इसी नाम की एक असंबंधित 2000 की टीवी सीरीज है जो ABC पर थोड़े समय के लिए प्रसारित हुई थी। 2002 से 2009 तक उन्होंने USA नेटवर्क की जासूसी श्रृंखला मोंक में
कैप्टन लेलैंड स्टॉटलमेयर के रूप में सह-अभिनय किया, जिसमें टोनी शाल्होब ने अभिनय किया था। लेविन ने सुपरमैन, द एनिमेटेड सीरीज, स्टैटिक शॉक, जस्टिस लीग और जस्टिस लीग अनलिमिटेड में सुपरविलेन सिनेस्ट्रो की आवाज दी, जो सभी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स का हिस्सा है। लेविन द हिल्स हैव आइज 2006 के रीमेक में एक ऐसे मुखिया की भूमिका में भी दिखे, जिसका परिवार एक बुरे दौर से गुजरता है। 2007 में उन्होंने द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कायर रॉबर्ट फोर्ड में शेरिफ जेम्स टिम्बरलेक की भूमिका निभाई और रिडले स्कॉट की अमेरिकन गैंगस्टर में डेंजेल वाशिंगटन और रसेल क्रो के साथ दिखाई दिए। 2010 में वह लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत शटर आइलैंड में द्वीप जेल के वार्डन के रूप में दिखाई दिए। 2012 में वे डीप डार्क कैनियन में शेरिफ ब्लूम टाउन के रूप में दिखाई दिए, जिसमें उनके साथ स्पेंसर ट्रीट क्लार्क और निक एवर्समैन भी थे, जिन्होंने क्रमशः शेरिफ टाउन के बेटों नैट और स्काइलर की भूमिका निभाई थी। 2013 में उन्होंने एफएक्स मर्डर मिस्ट्री सीरीज द ब्रिज में लेफ्टिनेंट हैंक वेड के रूप में एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई, जो टेक्सास के एक सीमावर्ती शहर में एक पुलिस हत्याकांड इकाई के कमांडर थे। 2014 में उन्होंने ब्रिटिश फिनिश एक्शन फिल्म बिग गेम में जनरल अंडरवुड का किरदार निभाया। 2018 में लेविन ने सीक्वल जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में शिकारी केन व्हीटली के रूप में सह-अभिनय किया। 2018 से 2020 तक उन्होंने टीएनटी सीरीज द एलियनिस्ट में थॉमस एफ. बर्नस की भूमिका निभाई। 2021 में वह एबीसी नाटक बिग स्काई के कलाकारों में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने हॉर्स्ट क्लेंसेसर की भूमिका निभाई। जॉन क्रिस्टोफर स्ट्रॉन्ग, जन्म 22 जुलाई 1974, एक अमेरिकी अभिनेता, संगीतकार और संगीतकार है। उन्हें ब्लैक हॉक डाउन, मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता रैंडी शुघार्ट के रूप में और द फास्ट एंड द फ्यूरियस में लियोन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अभिनय के अलावा स्ट्रॉन्ग बैंड ऑपरेटर के प्रमुख गायक और संस्थापक, फिल्म संगीतकार, फिल्म लेखक और फिल्म निर्माता भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जॉनी स्ट्रॉन्ग का जन्म कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी में हुआ था। 7 साल की उम्र में उन्होंने सैन फर्नांडो वैली में जूडो की शिक्षा लेते हुए मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। उन्होंने किकबॉक्सिंग, जीत कुंडो बॉक्सिंग सीखी और अंततः क्रिस लिसियांड्रो के तहत ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु में ब्लैक बेल्ट हासिल की। 12 साल की उम्र में उन्होंने गिटार बजाना शुरू किया और खुद को ड्रम, बास और पियानो बजाना सिखाया। आजीविका। संगीत। उन्हें 2 प्रमुख लेबल आरसीए और अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंधित किया गया था। उन्होंने 9 एल्बम जारी किए हैं। बॉम्ब थ्रेट, बिफोर शी ब्लोज और फ्लाई एंड लिक माई नेक गुड स्लिप अपने पूर्व बैंड के साथ, और कैन यू हियर मी नाउ, ला लूना डेल डियाब्लो ब्लैंको, सोल क्रशर, द वॉर ऑफ आर्ट, क्लोज टू एक्सटिंक्शन, वॉर हॉर्स और व्हाइट लाइट ऑपरेटर बैंड के साथ। ये पतली परत। जॉनी स्ट्रॉन्ग ने टेलीविजन में कई भूमिकाएं निभाई है और स्टीवन सीगल की फिल्म द ग्लिमर मैन में भी उन्हें भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने सिल्वेस्टर स्टेलोन की गेट कार्टर, द फास्ट एंड द फ्यूरियस और ब्लैक हॉक डाउन में काम किया। स्ट्रॉन्ग ने सिनर्स एंड सेंट्स में अभिनय किया, जो 2012 में रिलीज हुई न्यू ऑरलियंस आधारित पुलिस थ्रिलर है, जिसमें सीन पैट्रिक फ्लेनरी और टॉम बेरेंजर ने अभिनय किया था। 2010 में उन्होंने स्क्रीन पर वापसी की, एक्शन थ्रिलर फिल्म सिनर्स एंड सेंट्स में जासूस सीन रिले की भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन। उनका विवाह 10 दिसंबर 1997 को एलेक्जेंड्रा होल्डेन से हुआ था, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1996 पागलपन से बहकना, डायने बोरचर्ड की कहानी टिम अभिनेता। द ग्लिमर मैन जॉनी डेवरेल अभिनेता। समय अच्छी तरह से खर्च लॉयड क्लेवेंजर अभिनेता। 1997 मासूमियत की दहलीज पर स्क्वीमीज अभिनेता। डेटोर डाइनर में
मिर्च न खाएं गेविन अभिनेता। 1998 कर्न काउंटी में मुझे दफनाओ ओल्डी अभिनेता। 2000 कार्टर प्राप्त करें एडी अभिनेता। 2001 फास्ट और फ्यूरियस लियोन अभिनेता। ब्लैक हॉक डाउन सार्जेंट प्रथम श्रेणी रांडेल शुघाट अभिनेता। 2010 पापियों और संतों जासूस सीन रिले अभिनेता और संगीतकार। 2014 एलवुड डेविड डेवी बॉय अभिनेता। 2016 दिन के उजाले का अंत थॉमस रूर के अभिनेता, निर्माता और संगीतकार। 2018 कोल्ड ब्रूक रोनी अभिनेता। 2020 अजय कैमरून कैम डेवोर अभिनेता, लेखक और संगीतकार। 2023 वॉरहॉर्स वन मास्टर चीफ रिचर्ड मिर्को। चैड टाइलर लिंडबर्ग, जन्म 1 नवंबर 1976, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द फास्ट एंड द फ्यूरियस और अक्टूबर स्काई में उनकी फिल्म भूमिकाओं के साथ साथ सन्स ऑफ एनार्की और सुपरनैचुरल में टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। लिंडबर्ग टेलीविजन सीरीज घोस्ट स्टॉकर्स के सहोस्ट भी थे। जीवन और कैरियर। लिंडबर्ग का जन्म वाशिंगटन के माउंट वर्नोन में लुवाना और पीट लिंडबर्ग के बेटे के रूप में हुआ था। उन्होंने माउंट वर्नोन हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1997 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ब्लैक सर्कल बॉयज में रोरी के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वहां से उन्होंने ईआर, बफी द वैम्पायर स्लेयर और द एक्स-फाइल्स जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में कई अतिथि भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने फिल्मी भूमिकाएं निभाना जारी रखा, विशेष रूप से अक्टूबर स्काई में शेरमैन ओडेल और द फास्ट एंड द फ्यूरियस में एडीएचडी से पीड़ित मैकेनिक जेसी की भूमिका। 2, 3, 4, 5। उन्होंने 70 के दशक की कल्ट क्लासिक की 2010 की रीमेक आई स्पिट ऑन योर ग्रेव में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया। वह सीएसआई एनवाई में चैड विलिंगम की आवर्ती भूमिका और सुपरनैचुरल में ऐश के रूप में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने टोनी जिएरा की 2011 की डॉक्यूमेंट्री माई बिग ब्रेक में भाग लिया, जो लिंडबर्ग, वेस बेंटले, ब्रैड रोवे और ग्रेग फॉसेट के शुरुआती करियर का अनुसरण करती है। वह द केप के एक एपिसोड में हिक्स के रूप में एक अतिथि कलाकार भी थे, जो एक पेशेवर स्नाइपर हत्यारा है। उन्हें हाल ही में डेस्टिनेशन अमेरिका के कार्यक्रम घोस्ट स्टॉकर्स में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में दिखाया गया था। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1985 द ट्वाइलाइट जोन भूरे बालों वाला लड़का एपिसोड द बीकन। 1995 जंगली होने के लिए पैदा हुआ बर्गर बॉस। 1997 413 होप सेंट जोनास। बफी द वैम्पायर स्लेयर डेव एपिसोड मैं रोबोट। टॉम चेन। एयर जड ह्यूस्टन 2 एपिसोड ब्लैक सर्किल बॉयज रोरी। 1998 गैरी का वेग किड जॉय। फरिश्तों का शहर बालफोर्ड का बेटा। बुध का उदय जेम्स हेलस्ट्रॉम। एक्स फाइले बॉबी रिच एपिसोड स्कीजोजेनी। 1999 व्हाइट रिवर किड रेगी वीड। अक्टूबर का आकाश शेरमन ओडेल। 2000 चमक छेद। 2001 फास्ट और फ्यूरियस जेसी। नष्ट कर दिया पॉल। 2002 एक मिडसमर नाइट्स रेव छेद। रूकी जो डेविड वेस्ट। फ्लैट्स बीन बजाने वाला। 2003 द लास्ट समुराई विंचेस्टर प्रतिनिधि सहायक। असफलताएं विलियम। कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई एडी कैपिला प्रकरण भ्रांति। सीएसआई अपराध स्थल जांच ब्रॉडी जोन्स एपिसोड रेसिपी फॉर मर्डर। 2004 ठंडा मामला छोकरा एपिसोड द हाउस। 2005 नेशनल लैम्पून्स एडम एंड ईव फ्रेडी। 2005 सीएसआई एनवाई चार्ड विलिंगम 5 एपिसोड अंदर लुईस साल्ट एपिसोड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 2006 से 2010 अलौकिक राख आवर्ती भूमिका सीजन 2 अतिथि भूमिका सीजन 5। 2006 धकेलना जो
पंक लव नोकदार चीज। रिक यून, जन्म 22 अगस्त 1971, एक कोरियाई मूल के एक अमेरिकी अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता और मार्शल कलाकार है। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाएं फिल्म स्नो फॉलिंग ऑन सीडर, पहली फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस, जेम्स बॉन्ड फिल्म डाई अंदर डे और ओलंपस हैज फॉलेन में रही है। वह नेटफ्लिक्स की मूल सीरीज मार्को पोलो के मुख्य कलाकारों का हिस्सा थे। प्रारंभिक जीवन। युन का जन्म वाशिंगटन डीसी में मां पार्क वोन हुई और पिता युन ताएहो के घर हुआ था, जो दोनों कोरियाई थे। 3 उनके छोटे भाई अभिनेता कार्ल यून है। यून की शिक्षा आवर लेडी ऑफ गुड काउंसिल हाई स्कूल, ओल्नी, मैरीलैंड और सेंट जॉन्स कॉलेज हाई स्कूल में हुई। 1994 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से वित्त में अपनी डिग्री प्राप्त की। 5 यून एसएसी कैपिटल के लिए मूल हेज फंड व्यापारियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए इसे छोड़ दिया। 6. यून मार्शल आर्ट के कई रूपों का अभ्यास करते हैं। 6-7 लेकिन 2 मुख्य मार्शल आर्ट जिसमें वे उत्कृष्ट है वे है ताइक्वांडो, वे ओलंपिक स्तर के ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है, और बॉक्सिंग, वे पूर्व गोल्डन ग्लव्स बॉक्सर है। 8 उन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड एसएजी के उद्देश्यों के लिए अपने अंतिम नाम की वर्तनी यूं से बदलकर यून कर ली। 6. आजीविका। व्हार्टन में अध्ययन करते समय रिक यून ने 1992 के मध्य में वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग स्टॉक पर एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया। उस समय उन्हें एक मॉडलिंग एजेंट द्वारा खोजा गया और जल्द ही वे वर्सेस और राल्फ लॉरेन के पोलो के विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले पहले एशियाई अमेरिकी बन गए। 569. यून ने 1999 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने काजुओ मियामोतो की भूमिका निभाई, जो एक जापानी अमेरिकी युद्ध नायक था, जिस पर समुदाय के एक सम्मानित मछुआरे, डैनियल वॉन बार्गेन द्वारा अभिनीत की हत्या का आरोप था। यह फिल्म निर्देशक स्कॉट हिक्स ने डेविड गुटरसन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उपन्यास स्नो फॉलिंग ऑन सीडर के फिल्म रूपांतरण में बनाई थी। 569. यून ने 2001 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस में जॉनी ट्रान की भूमिका निभाई, जो एक वियतनामी गिरोह का नेता और विन डीजल के चरित्र का प्रतिद्वंद्वी था। 2002 में यून ने जेम्स बॉन्ड फिल्म डाई अंदर डे में पियर्स ब्रॉसन और हैली बेरी के साथ कोरियाई पीपुल्स आर्मी के लिए काम करने वाले उत्तर कोरियाई आतंकवादी जाओ का किरदार निभाया। 10 उस साल यून को पीपल मैगजीन के सेक्सीएस्ट मैन अलाइव में से एक चुना गया था। 11. यून वीएस बैंड के 2004 के वीडियो कॉल यू सेक्सी में दिखाई दिए, साथ ही एसडब्ल्यूवी के संवन 1997 में भी दिखाई दिए, जिसमें सीन पफी कॉम्प्स भी थे। यून 2005 में एबीसी की जासूसी श्रृंखला एलियास के 2 एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक आधुनिक समय के समुराई काजू तामाजाकी की भूमिका निभाई, जिसका शिकार जेनिफर गार्नर सिडनी के रूप में करती है। वह एबीसी की कानूनी ड्रामा सीरीज बोस्टन लीगल और सीबीएस क्राइम ड्रामा सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एक एपिसोड में अतिथि के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म द फिफ्थ कमांडमेंट का निर्माण किया और उसमें थाई हत्यारे की भूमिका निभाई। इस फिल्म का निर्देशन जेसीवी जॉनसन ने किया था और इसमें कीथ डेविड और बोकीम वुडबाइन भी थे। यून ने 2012 की मार्शल आर्ट फिल्म द मैन विथ द आयरन फिस्ट्स में रसेल क्रो और लूसी लियू के साथ अभिनय किया। 13. 2013 में यून ने एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन में गेरार्ड बटलर के साथ उत्तर कोरियाई अतिराष्ट्रवादी और पूर्व आतंकवादी मास्टरमाइंड कांग येओनसाक की भूमिका निभाई, जो व्हाइट हाउस पर आतंकवादी हमले की योजना बनाता है। 14. 2014 में यूने ने ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज मार्को पोलो में मंगोल खान कैडू की भूमिका निभाई। यूने ने दूसरे सीजन में अपनी भूमिका दोहराई, जो 2016 में रिलीज हुई। अन्य कार्य यून सेंटर फॉर ग्लोबल डायलॉग एंड कोऑपरेशन की बोर्ड सदस्य है। 15
और मोनाको की प्रिंसेस चार्लेन फाउंडेशन की राजदूत है। 16、 फिल्मोग्राफी। फिल्म क्रेडिट की सूची। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1998 नाथन ग्रिम अतिरिक्त। 1999 देवदारों पर गिरती बर्फ काजुओ मियामोतो। 2001 फास्ट और फ्यूरियस जॉनी ट्रान। बार लकी चांग। 2002 एक और दिन मरो तांग लिंगझाओ। 2008 पांचवी आज्ञा चांस टेम्पल्टन निर्माता और लेखक भी। अकेले अंधेरे में टू एडवर्ड कार्नबी सहयोगी निर्माता भी। 2009 उपाय से परे डॉ ली। हत्यारा निंजा ताकेशी। 2011 पुनः प्रवास जोनाथन पार्क। चीन शहर आदमी। 2012 लोहे की मुट्ठी वाला आदमी जेनी। 2013 ओलिम्पस का पतन कांग योनसाक। 2019 एलिटा बैटल एंजेल मास्टर क्लाइव ली। 2020 जियो जित्सु कैप्टन सेंड। 2023 टेट्रिस एडी। दोस्तों आज हम इस मूवी की पूरी जानकारी आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ बताएंगे। तो इस फ्रेंचाइजी के अंदर ये हमें तकरीबन 22 जून 2001 में देखने को मिली थी। उसी के बाद ये कंटिन्यू एक के बाद एक मूवी देखने को मिली। उस समय इसका जो बजट था वो 38 मिलियन था। जी हाँ दोस्तों, 38 मिलियन का इस मूवी का बजट था। उसने कलेक्शन जो किया 207 मिलियन का किया था। इस वजह से ये जो मूवी है उस समय सुपर डुपर हिट रही थी और कंटिन्यू इसके पार्ट हमें देखने को मिले हैं जो भी सुपर डुपर हिट रहे हैं। बाकी आपको इस फ्रेंचाइजी में अब कौन सी मूवी की एक तरह से ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।